अब ये कुषाण साम्राज्य मतलब ये कुषाण जो वंश के लोग थे, ये कहाँ के थे? तो इन लोग चाइना के थे। कहाँ के थे इन लोग? तो चीन के थे। क्या हुआ था, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सीमांत चीन में यूसी जाति, इसको यूसी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं इसको यूची यूची कबीले में जो लोग रहते थे उसको कहते थे यूसी। ठीक है, यूची कबीले वालों के नाम से जाना जाता था। ये क्या थे, ये जो कुषाण साम्राज्य वाले थे, ये कायदे से क्या है, यही जो चाइना के जो यूची कबीले वाले हैं यही है। ये वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो खाना बदोश का जीवन जी रहे थे। मतलब क्या है, सिर्फ भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक भटकना ही इनका काम हुआ करता था। तो मतलब कुषाण साम्राज्य चीन के किस कबीले से संबंध रखता है, तो यूची कबीले से। इस चीज़ को याद रखना है। उस समय क्या था, चीन में एक ह्यूगनू करके एक राजा हुआ करते थे। तो ये भी एक कबीले टाइप का ही था। तो ह्यूगनू के राजा ने क्या किया था, इसको यूची कबीला कहते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं पर लिखा है हयूची कबीले। हयूची कबीले और यूची कबीले दोनों एक ही है। तो ह्यूगनू के राजा ने ह्यूची कबीले के राजा की क्या कर दिया, हत्या कर दिया था। और जो हिजिची मतलब ये जो यूची कबीले के राजा अब मर गए हैं, तो राजा की जो पत्नी थी, मतलब राजा की रानी, उसके नेतृत्व में क्या हुए थे, यूची वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर भाग गए थे चारागाह की तलाश में। मान लीजिए ये जो है ये ह्यूगनी का राजा है, और इसने क्या कर दिया, यूची कबीले के राजा को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इन लोग जैसे अब मर गए, राजा मरता है तो जनरली लड़ाई क्या होता था, जैसे ही राजा मरा तो पूरी की पूरी प्रजा तुरंत भागने लगती थी। तो ये जैसे यूची कबीले के सरदार मर गए या राजा मर गए, तो ये रानी के नेतृत्व में ये सब के सब वहाँ से भाग गए थे। अब रानी वहाँ से लेकर के इन सबको भाग गई थी। ये देखिए मैप से, ये मान लीजिए यहाँ पर थे यूची कबीले वाले। अब जब इन लोगों को भगाया गया तो ये क्या हुए, इधर पश्चिम दिशा की ओर भागना शुरू किए। अब ये पश्चिम दिशा में भागते भागते आए, बीच में कोई कोई जगह मिलता था तो उनसे लड़ाई करते थे, और उस राज्य को क्या कर लेते थे, अपना आधिपत्य में ले लेते थे, और साथ ही साथ वहाँ जो खाना वाना का था उसको खा लेंगे, फिर कुछ वहीं छूट जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे इन्होंने, यही यूची कबीले वालों ने धीरे धीरे पूरे भारत के यहाँ तक, मथुरा तक, यूपी एमपी साइड के एरिया पूरे को जीत लिया था। इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए मतलब ये जो चाइना से आए हैं कुषाण वंशी, अभी इनका नाम कुषाण वंश नहीं पड़ा, अभी इनका नाम यूची कबीले वाले ही है। आगे देखते हैं, सेम डायग्राम इधर भी है। अब जब इन लोग भागते भागते जा रहे थे यूची कबीले वाले, तो रास्ते में इली नदी के तट पर इनका सामना हुआ था वहशून नामक कबीलों से। किससे हुआ है, तो वहशून नामक कबीलों से हुआ है। वहशून इनके भारी संख्या के सामने टिक नहीं पाए थे। ये देखिए बहुत सारे हैं, और अगर इधर देखेंगे, मान लीजिए ये एक हो गया इली नदी, ये नदी हो गया, और यहाँ पर ये लोग हैं वहशून कबीले के लोग हैं मान लीजिए। अब इनकी संख्या कितनी, 3, और इधर कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो अब 3 लोग जब मारेंगे तो फिर तो इनको भागना ही पड़ेगा ना। तो क्या हुआ था, ये जो इली नदी के तट पर इनका सामना हुआ वहशून नामक कबीलों से हुआ, और इन्होंने क्या कर दिया, उनको पराजित कर दिया, और उसके बाद फिर उस राज्य को अपना आधिपत्य में ले लिया था कबीले। यहाँ से क्या हुआ, ये जो यूची जो कबीला था वो 2 भागों में बट गया। यूची का वो भाग जो यहाँ रुक गया उसे लघु यूची कहलाया, और जो भाग यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा वो कहलाया महान यूची। मतलब लघु यूची इसलिए कहे क्योंकि अब ये यहीं पर रुक गए, तो अब ये ज़्यादा लड़ाई वड़े नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ गए वो अपना साम्राज्य विस्तार करते गए, तो इसलिए इनको कहा गया महान यूची। महान यूची का सामना शकों से भी हुआ था। आगे चल करके शक शासक को भी इन्होंने हराया था। महान यूची का सामना क्या हुआ, शक से हुआ है। शकों को उन्होंने परास्त कर दिया, और वे नए निवास की तलाश में उत्तर दर्रे से भारत आ गए थे। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर शक थे उनको हराया इन्होंने, और उसके बाद फिर वो भारत में प्रवेश किए। यूची पश्चिम दिशा से चलते हुए अक्सास नदी की घाटी में पहुंचे, और वहां से शांति प्रिय निवासियों को अपना अधिकार कर लिया था। मतलब जहाँ जहाँ पर भी जो भी क्षेत्र आता था, जहाँ के लोग आराम से रह रहे हैं, उनको इन लोग मार और देंगे, और वहाँ की ज़मीन को क्या कर लेंगे, आधिपत्य में ले लेते थे। संभवतः इनका अधिकार बैक्टीरिया पर भी रहा होगा। मतलब क्या था, जब भारत का मैं शासन करने वाले बता रहा था, तो सबसे पहले कौन आए, बैक्टीरियाई आए, फिर उसके बाद कर्ण आए, उसके बाद फिर शक आए, अब शक के बाद फिर ये आ रहा है कुषाण। तो जो जो क्षेत्र में मान लो बैक्टीरियाई मतलब कि यमन वालों का शासन था उनको भी हराएंगे, जिन पे कर्ण का होगा उनको भी हराएंगे, जिन पर शक का होगा उनको भी हराएंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, क्षेत्रों को जीतते रहे। जो चीनी लेखक है फानियांग,
इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर महान युची 5 हिस्सों में विभक्त हो गया था, जो आगे चल करके इन लोग क्या हुए 5 भागों में बढ़ गए थे। एक कहलाया उसमें का श्यूमी, एक है काई श्यूमी, एक है शुआंग। बाद में क्या हुआ था, काई श्यूमी न क्यू तीसी क्यू के नेतृत्व में अन्य 4 भागों में भी विजय पा लिया था और क्यू तीसी क्यू को राजा बना दिया गया था। ये जो क्यू तीसी क्यू क्या है, ये 4 भाग को और जीतता है और बाद में ये क्या होता है, राजा बन जाता है। और क्यू तीसी क्यू ने करीब 80 साल तक शासन किया था। उसके बाद उसके पुत्र येन काओ चिटेन ने शासन संभाला था। उसने भारतीय प्रांत तक्षशिला पर भी विजय प्राप्त किया और चीनी साहित्य में ऐसे विवरण मिलता है कि येन काओ चिटेंग ने हेन चाओ चीनी भाषा में, जिसका मतलब होता है बड़ी नदी के किनारे का प्रदेश, उसको संभवतः तक्षशिला ही रहा होगा, वो इसको क्या किया है, जीत लिया है। और यहाँ से कई शुआंग की क्षमता बहुत बढ़ गई और कालांतर में उन्हें कुषाण कहा गया। मतलब क्या हुआ, ये जो कई शुआंग है, ये जो बटा हुआ था ना वहाँ पर 5 भागों में, उसमें का एक भाग था कई शुआंग, इसी का नाम आगे चल करके कुषाण पड़ा। तो यहाँ से एक चीज़ बनता है कि कई कुषाण वंश का पुराना नाम एक तो यूची कबीले वाले हैं और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एक कई शुआंग भी था। इन सभी चीज़ों को याद रखना है। ये बीच की चीज़ भूल जाओगे, येन काटो चिटेंग, वो अपने को मतलब कभी नहीं है, चाइना वाले हैं इन लोग, फिर भी याद रख सकते हो। ये मेन है कई शुआंग, इसका नाम फिर आगे चल के क्या पड़ा है, तो कुषाण वंश पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें हम लोग कुषाणों के पहले शासक का, तो वो थे कुजुल कड़फिस। कौन है, कुजुल कड़फिस, क्या नाम है इनका, कुजुल कड़फिस। इनका शासनकाल रहा है 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। और बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों का, वो है कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो कनिष्क थे कुषाण साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर थी। एक और थी, देखिए पुरुषपुर का क्या नाम कहा जाता था, पेशावर भी। पुरुषपुर या पेशावर, एग्जाम में पूछता है पुरुषपुर का और क्या नाम है, तो पेशावर भी है। इनकी एक और राजधानी थी, वो थी मथुरा। उनके शासन के दौरान कुषाण साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। रबातक शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्क जो था भीमकदफिशेष का उत्तराधिकारी था। किसका था, भीमकदफिशेष का उत्तराधिकारी था, जिसने कुषाण राजाओं को प्रभावशाली वंशावली स्थापित किया था। मतलब क्या है, कनिष्क ने ही क्या किया है, तो कुषाण वंश का जो प्रभावशाली, जो एकदम मतलब एक प्रभावशील जो शासन स्थापित किया है, वो कनिष्क को ही जाता है उसका क्रेडिट। देख लेते हैं हम लोग मैप में कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इसका शासनकाल, साम्राज्य। ये जो मैप दिख रहा है हमको, यही है कनिष्क के समय का मैप। अब ये देखिए, इधर ये पूरा मथुरा तक फैला हुआ है, इधर एमपी तक फैला हुआ है, इधर पाकिस्तान को पूरा कवर कर रहा है, फिर कजाकिस्तान, ये सब अफ़गानिस्तान, चाइना का थोड़ा बहुत हिस्सा। तो ये सब क्या है, ये जो है ना, ये अपना कश्मीर, ये सब पूरा का पूरा किसके समय का है, ये तो ये है कनिष्क के समय का। किसके समय का है, कनिष्क के समय का। कनिष्क का साम्राज्य इतना फैला हुआ था। दक्षिण भारत अभी भी बचा हुआ है कनिष्क से, सातवाहन वंश यहाँ पर अभी भी शासन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लगभग उत्तर भारत को इसने कवर कर लिया है और मध्य भारत को। देखिए आगे क्या है, ये जो रबातक शिलालेख है उसमें यहाँ तक दावा किया गया है कि उसने पाटलिपुत्र और चंपा को संगठित कर लिया था। मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये जो पाटलिपुत्र साइड का एरिया है और जो चंपा जो था, ये श्री चंपा जो है, उन दोनों को मिला भी दिया था आपस में, इतना शक्तिशाली हो गया था वो। और कश्मीर को भी उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था और कश्मीर का नाम चेंज करके उसने कनिष्कपुर रखा था। कनिष्क है तो कनिष्क अगर कश्मीर को जीतेगा तो अपना क्या नाम रखेगा, तो कनिष्कपुर रखेगा। उसने यहाँ से बारामूला दर्रा ज़्यादा दूर नहीं था, जिसमें अभी भी एक बड़े स्पूत का आधार मौजूद है। उसी के नाम पर क्या हुआ है, उसके नाम पर एक बारामूला दर्रा में क्या है, एक स्पूत है बारामूला दर्रा के पास ही, कनिष्क के नाम पर ही। आगे देखते हैं हम लोग कनिष्क के समय के सिक्के के, तो ये हैं कनिष्क के सिक्के, ये कनिष्क के सिक्के हैं। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं जिसमें यूनानी सूर्य देवता हेलियोस का चित्र अंकित है, ये कनिष्क होगा। और ये कौन है, हेलियोस है, मतलब उनके जो देवता है, समझ जाइए सूर्य देवता। अग्र जो है वो मतलब ये पहला जो भाग है, कई सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो एक पहलू में क्या है, तो एक पहलू में होगा कनिष्क जो कि भारी कुषाण
अंगरख व जूते में सज्जे खड़ा हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पर इसके जूते हैं और पूरे के पूरे इसने वस्त्र पहन रखे हैं, एकदम सिपाही वाले समझ जाओ। क्या है, खड़ा है, जिसके कंधों से ज्वाला निकल रही है। ये देखिए, अगर इसके कंधा देखेंगे तो कंधे से यहाँ से क्या निकल रहा है, तो ज्वाला निकल रहा है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये बाएं हाथ में मानक धारण किए हुए और वेदी पर आहुति देते हुए है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये आहुति, यहाँ पर यज्ञ टाइप का दिख रहा है, ये अपने हाथ से क्या कर रहा है, इसको आहुति दे रहा है। बात करें जो पिछला भाग है, ये पीछे का सिक्के का दूसरा पहलू, इसमें हेलियोज यूनानी तरीके से खड़े हुए हैं, ये है हेलियोज। और बाएं हाथ में क्या है, बेनेडिक्शन मुद्रा बनी हुई है। ये जो है ना, ये जो है बेनेडिक्शन मुद्रा है। और यूनानी लिपि में इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलियोज लिखा है। ये जो लिखा है, ये देखिए, ये क्या लिखा है, हेलियोज लिखा हुआ है। और कनिष्क का राज चिन्ह क्या था, तो तमगा था। कनिष्क का राज चिन्ह क्या था, तो तमगा था। इस चीज को याद रखना है। कनिष्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं अब। तो जो कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म जो था महायान और हिनायन में विभाजित हो गया था। किसमें किसमें बढ़ गया है बौद्ध धर्म, महायान और हिनायन में विभाजित हो गया है। वह 78 ईस्वी में शक युग का संस्थापक बना। जो मतलब जो शक कैलेंडर है, किसने शुरुआत किया है, तो कनिष्क ने ही स्टार्ट किया था। उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पुरुषपुर से बौद्ध भिक्षुक अश्वघोष को ले लिया था। पुरुषपुर से जो बौद्ध भिक्षु थे अश्वघोष, उसको क्या कर लिया, उसने ले लिया था। चरक और सुश्रित कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। चरक ने चरक संहिता लिखा था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध परिषद बुलाई थी। और इसी समय क्या हुआ था, ये जो था अपना बौद्ध धर्म वो दो भागों में बढ़ गया है, एक महायान में और एक हिनायन में। याद रखना इस चीज़ को। परिषद की अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो वसुमित्र के द्वारा किया गया है। और जब ये संगति हो रही थी, इस समय क्या था, तो बौद्ध ग्रंथ के जितने भी अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं, उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया था और इन टिप्पणियों को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण किया गया था। कनिष्क के दरबार में रहने वाले में विद्वानों में थे वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व शामिल थे। इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अपने लोग के, कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे और पार्श्व, ये सब शामिल है। अभी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और एक रहेगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा पूछा गया है। उसके बाद फिर और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब जिससे क्या होगा कि कनिष्क यहाँ जो कुषाण से कोई भी एक भी क्वेश्चन अपना छूटे मत। आगे देखते हैं हम लोग जो कुषाण वंश के जो शासक हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पहला कौन थे, किजुल फड़निस फड़फाइसिस। कौन है ये, किजुल फड़फाइसिस हैं। इनका शासनकाल कब से है, 30 ईस्वी से 80 ईस्वी के लगभग है। उसके बाद थे विम तक्षस, उसके बाद आए विम कड़फाइसिस, उसके बाद कनिष्क प्रथम, फिर वाशिष्य प्रथम, फिर बने आपके हुविष्क बने, उसके बाद वासुदेव प्रथम बने, फिर कनिष्क द्वितीय बने, फिर वशिष्य बने, फिर कनिष्क तृतीय बने, फिर वासुदेव द्वितीय बने। इस सूची के अलावा भी कुषाण राजा और भी हो सकते हैं, लेकिन उनका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है इतिहास की दृष्टि से, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बताया हूँ। बस इतने का नाम अपने को याद रखना है, और इतना भी ना याद हो करके सिर्फ कम से कम दो का नाम याद रख सकते हो। एक तो कनिष्क का नाम और एक है ये किजुल कड़फाइसिस का नाम, क्योंकि ये इसका क्या है, तो संस्थापक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुषाण राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी करने वाले थे, और ये किस कबीले से थे या किस जाति से थे, तो ये यूची जाति से थे। यूची कबीलों ने शकों को तहिया क्षेत्र को जीत लिया था। शकों से क्या है, किस क्षेत्र को जीता है, तहिया क्षेत्र को जीता है। 72 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना। ध्यान देना, 72 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बन गया है, लेकिन कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ है, तो 78 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 78 ईस्वी में। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। भीम कड़फिसेस के बाद कनिष्क ने राजा का पद संभाला था। इसके अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था, और इसकी दूसरी राजधानी क्या थी, तो मथुरा थी। शक संवंत की भी शुरुआत कनिष्क ने ही किया है। कनिष्क ने कश्मीर को जीत कर और उसका नाम क्या रख दिया था, तो कनिष्कपुर रखा है। क्या नाम रखा है उसका, तो कनिष्कपुर रखा है। कनिष्क बौद्ध धर्म में महायान शाखा का अनुयायी था। किस शाखा को मानता था ये, महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के प्रचार के लिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। मतलब क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
जैसे अशोक ने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया था ना, ठीक उसी प्रकार क्या किया है, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कनिष्क को क्या क्या कहा जाता है, तो द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में महान साहित्यकार तथा कवि अश्वघोष थे। ये अश्वघोष थे। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र की तुलना वाल्मीकि रामायण से की जाती है। अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा है, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, ठीक उसी प्रकार से इसकी तुलना की जाती है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन थे। ये नागार्जुन को याद रखना है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो अपने से एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। कनिष्क के राजवैद्य जो आयुर्वेद के महापंडित कौन थे, तो चरक थे। चरक ने औषधि पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। कनिष्क के युग में ही गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला का विकास हुआ था। कनिष्क के समय ही इन सब का विकास हुआ है। गांधार कला में ही सबसे पहले बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। और एक चीज़ और याद रख सकते हो कि जो कनिष्क के जो सिक्के थे, जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें सूर्य के देवता और कनिष्क का फोटो रहे, बुद्ध का भी वो रखता था, क्योंकि बुद्ध को भी मानता था। वासुदेव जो थे वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो वासुदेव। कौन थे कुषाण वंश के अंतिम शासक, वासुदेव। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए अपना छत्तीसगढ़ क्या करता है, जनरली किसी या तो एसएससी या कहीं के दूसरे जगह के पीएससी के क्वेश्चन को भी उठा करके कभी कभी डाल देता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कलेक्शन है कुषाण वंश से पूछे जाने वाले प्रश्न जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया था, तो कौन था वो, मीनांडर था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है, तो शुंग के बाद आए थे कर्ण, और कर्ण के बाद फिर आएंगे कुषाण। जो सीक्वेंस है वो याद रखना है, पहले आएंगे यवन, फिर आएंगे आपके कर्ण एक मिनट ना, शुंग वंश के बाद कौन आएगा, तो कर्ण आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। देखिए मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा नहीं था, तो मौर्योत्तर काल के बाद जो कोचीन था वो प्रमुख बंदरगाह नहीं था, लेकिन बारबेरिकम, बैरिगाज और अमीरा का मेड्डू, ये सब क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे, लेकिन कोचीन उस समय उतना प्रमुख बंदरगाह नहीं था। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो ये है हाथी गुफा। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित कौन सी अभिलेख है, तो ये है हाथी गुफा। त्रातार मतलब होता है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था, तो किस वंश के शासकों ने धारण किया था, तो कुषाण लोगों ने धारण किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो इंडो बैक्टीरियाई ने चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, देखिए सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाने का अगर हमसे पूछेगा तो वो थे वो इंडो बैक्टीरियाई, लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा चलाने का तो ये चलाया है कुषाण शासकों ने। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण था, तो भारत और ग्रीक का। किसका मिश्रण है, भारत और ग्रीक का। भारत, ग्रीक और यूनानी शैली, मतलब इन तीनों का क्या है, मिक्स था वो, जो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली थी वो। अगला क्वेश्चन बनता है कि किस कुषाण नेता ने या शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो कौन था, कनिष्क था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था, स्टार्टिंग में बताया था पुरुषपुर का एक और नाम क्या था, तो पेशावर था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए थे। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, थोड़ा ही देर पहले बताया हूँ, वो कनिष्क के थे। चरक किसके प्रमुख राज्यवेद थे, तो वो कनिष्क के ही थे। इनको याद रखना है। साथ ही साथ हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे क्या है, कुषाण का जो सिल्क मार्ग या जो रेशम मार्ग पर क्या था, अधिकार था। सिल्क मार्ग जो है चीन से प्रारंभ होकर ईरान और पश्चिम एशिया के रोमन साम्राज्य तक था। ये क्या था, सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार है, तो कुषाणों का पर है। और कदम्ब वंश के संस्थापक जो थे मयूर शर्मन ने 18 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये था लास्ट था, कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा ने क्या है किया है, तो 18 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ